Hello dear students, this is Bhuvnesh God and welcome back to my YouTube channel Political Science Net Achievers। I hope आप सब लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आपकी तैयारियां चल रही होंगी। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं जून 2022 नेट JRF एग्ज़ाम की, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, राइट। तो जो भी न्यू कमर्स हैं, जो भी न्यू कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं, आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आप लोगों को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आपकी तैयारियाँ जो है अच्छे से चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ PRI के बारे में बात करेंगे। देखिए, PRI मीन्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हमने ऑलरेडी इसका पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने पंचायत से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों के बारे में हमने बात की है कि किस तरह से उसका विकास होता है, क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, कौन कौन सी समितियां जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन कौन सी समितियां कब कब बनी हैं और क्या क्या उनकी रिकमेंडेशन या क्या क्या उनके सुझाव रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं और आपके एग्ज़ाम के लिहाज से वो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखिए आप जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन ना आया हो। मुझे लगता है साल में जैसे 2 बार नेट का एग्ज़ाम होता है तो हर एक बार में जो है PRI या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो आर्टिकल से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो समितियों से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी रिकमेंडेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ PRI। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक संवैधानिक दर्जा देने की बात की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और भी इससे जुड़े हुए काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो जो अलग अलग समितियां हमने देखी, ठीक है, कि कौन कौन सी समितियां बनी थी। देखिए, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है ना, जो फर्स्ट इसका पार्ट 1 है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ये उसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, जब तक आप वो नहीं देखोगे आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो जो अलग अलग जैसे LM सिंघवी समिति की बात कीजिए, GVK राव समिति की बात कीजिए आप, ठीक है, तुंगन समिति की बात कीजिए, उन सभी समितियों ने कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर कही है कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दीजिए PRI को। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं आप उनको जो है एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कीजिए। सरकार से कहीं ना कहीं ये अपील किया, ये रिकमेंडेशन दी है सरकार को। ठीक है, इसी लिहाज से 1989 में जो राजीव गांधी जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, प्रधानमंत्री थे हमारे, उन्होंने 64th अमेंडमेंट एक्ट लाया जुलाई 1989 में, जिसमें उन्होंने क्या किया, जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो भी बॉडीज़ थी उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, उनको कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की भी उन्होंने कोशिश की थी। तो इसी पर्पज़ से उन्होंने एक कानून लाया, एक एक्ट लाया, ठीक है, संवैधानिक संशोधन एक्ट लाया, जिसको लोकसभा में तो जोरों शोरों से पास किया गया, लेकिन राज्यसभा में कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी के द्वारा उसका विरोध किया गया। इस वजह से वो राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। अब क्या होता है 1990 में, ठीक है, जब विश्व प्रताप सिंह जी की सरकार आती है, नेशनल फ्रंट की, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी यही कोशिश की कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। इसी लिहाज से उन्होंने क्या किया, एक 2 दिन की कॉन्फ्रेंस भी रखी। ठीक है, जिसमें अलग अलग स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की, जिसमें मुख्य उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके VP सिंह ही थे क्योंकि ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। सो उस कॉन्फ्रेंस का नतीजा भी यही हुआ कि आप एक ऐसा संवैधानिक संशोधन एक्ट लाइए जिसमें कहीं ना कहीं जो हमारी PRI है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की जाए। ठीक है, तो उन्होंने एक वैसा ही एक बिल भी लाया, लोकसभा में पारित हुआ, जब तक राज्यसभा में होता तब तक सरकार गिर गई। अब क्या हुआ, नरसिम्हा राव की सरकार आती है 1991 में। ठीक है, ये वो टाइम था जहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो है एक संवैधानिक दर्जा देने में सरकार जो है सफल रह पाई है। ठीक है, क्या होता है, लोकसभा में जब ये बिल पेश किया गया, ठीक है, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट बिल था जो कब पेश किया गया, 22 दिसंबर 1992 को। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको ये याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं एग्जाम में पूछी जाती, बहुत माइनर सी चीज़ें पूछी जाती हैं जिनको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, कई दफ़ा इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। लोकसभा में कब बिल पास
पास हुआ 22 दिसंबर 1992 को। राज्यसभा में कब हुआ? 23 दिसंबर 1992 को। और अप्रूव्ड कितने स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के द्वारा अप्रूवमेंट मिली थी उसको, ठीक है, तो वो 17 स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको अप्रूव किया था, ठीक है। और प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली? जब राष्ट्रपति की स्वीकृति उस पर कब मिली? 24 अप्रैल 1993, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो था वो जो है आपका 24 अप्रैल 1993 को बनकर तैयार हो गया, ठीक है। और 24 अप्रैल को ही ये लागू भी हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ ही आपका एक 74th अमेंडमेंट एक्ट भी चला हुआ था, ठीक है। उसको भी कहीं ना कहीं वो भी एक प्रोसेस चला था जो किससे संबंधित था? म्यूनिसिपैलिटीज़ से, ठीक है, नगर पालिकाओं से संबंधित था। तो इसको कब लागू किया गया? 1 जून 1993 को, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला पीआरआई को, तो पहली बार इलेक्शन कब हुआ था? उसके बाद फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन था वो एमपी में हुआ था, ठीक है। अब जैसे हम ये चीज़ हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि पहली बार जो पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई थी, ठीक है। हमने देखा भी राजस्थान के नागौर ज़िले में, ठीक है। तो हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है, ये याद रखना भी ज़रूरी बनता है कि पहली बार जो इलेक्शन कहाँ हुए थे जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, तो वो कहाँ हुए थे? वो इलेक्शन हुए थे एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में हुए थे फर्स्ट टाइम इलेक्शन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पीआरआईज कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, ठीक है। अगर आगे हम बात करेंगे कि व्हाट वाज 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई पंचायत को लेकर, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। आगे हम देखेंगे जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया उसके क्या क्या प्रावधान थे, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि इसको जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो दिया ही गया, ठीक है। पंचायत को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, इसका अर्थ ये था कि अब जो है राज्यों की जो है कहीं ना कहीं पंचायतों पे मनमानी नहीं चलेगी कि जब मर्जी इलेक्शन करवाए, जब मर्जी कोई भी पॉलिसीज़ बनाई, जब मर्जी कुछ भी बंद कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है। ये सब नहीं चलेगा, बल्कि अब ये जो है अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के सुपरविजन में आ गई थी। अब राज्य को हर वो बात माननी पड़ेगी जो कहीं ना कहीं 73rd अमेंडमेंट एक्ट में जो है प्रावधान जो पंचायतों के लिए किया गया था, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है राज्य पे लागू होंगी, राज्य को वो चीज़ें माननी ही पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं जस्टिसिएबल हो गया, ठीक है, वाद योग्य हो गया ये, ठीक है। इस पे वाद विवाद किया जा सकता है या इनको इन्फोर्स करवाया जा सकता है। क्यों? देखिए, पंचायती राज को जो है कहीं ना कहीं राज्य सूची का एक तो विषय बनाया गया, ठीक है। आपने शेड्यूल 7, मैंने बार बार उसका जिक्र भी किया, यहाँ पे नोट नहीं किया, लेकिन देखिए शेड्यूल 7 जो है वो डिवीज़न ऑफ पावर से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें जो है जो शक्तियों का विभाजन है किसमें? 3 सूचियों में। एक आपकी यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, कॉन्करेंट लिस्ट हो गई, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आपकी जो स्टेट लिस्ट है ना, पंचायत को जो है वहाँ पे स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट बनाया गया है, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखिए। दूसरी बात क्या है, इसमें भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है। संविधान का जो भाग 9 जोड़ा गया, जो किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 243 से 243 ओ तक ऐड किया गया, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या, अनुसूची 11 भी जोड़ी गई, ठीक है। जो 11th शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड है, ठीक है, कि पंचायत की पावर्स क्या हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। जैसे देखिए 29 विषय जो है पंचायतों को सौंपे गए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा ये पूछा गया कि पंचायतों को कितने विषय जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है दिए गए थे, तो वो 29 थे, ठीक है। तो वैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ के विषय भी पूछे जाते हैं जो नगर पालिकाओं के, ठीक है, जो कि 18 विषय हैं। तो 29 विषय कहाँ के, किसके हैं? ये पंचायतों के हैं, ठीक है, जिन पे जो पंचायत जो है काम कर सकती है। और ये कहाँ पे, इनका जिक्र कहाँ पे है? आर्टिकल 243 जी में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 3 टायर सिस्टम जो है यहाँ पे अपनाया गया है, जैसा कि ऑलरेडी इस पे बात भी चल रही थी। कई सारी जो आपकी जो समितियाँ आई थी उन्होंने भी, जो किसी ने 2 टायर को रेकमेंड किया, किसी ने 3 टायर सिस्टम को रेकमेंड किया। फाइनली जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ, बना, जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, तो 3 टायर सिस्टम को जो यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। हालांकि एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिलती है कि कहते हैं जहाँ पे 20 लाख से कम आबादी है, ठीक है, वहाँ पे 2 टायर सिस्टम को जो है अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो जो छोटे छोटे राज्य हैं आपके, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, ठीक है, ऐसे राज्य जहाँ की आबादी 20 लाख से कम है, तो वहाँ पे जो है 2 टायर सिस्टम को जो है अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल शेप टू आर्टिकल 40। देखिए आर्टिकल 40 क्या है? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है, या मान लो पंचायतों के बारे में दिया होगा कि पंचायत का जिक्र कहाँ पे है, ठीक है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको एक प्रैक्टिकल शेप देने की बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने जो एक प्रैक्टिकल शेप दी है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 40 में जो है एक निर्देश दिया गया है राज्य के लिए कि आपको अपने राज्य में जो एक कहीं ना कहीं एक स्वायत्त और एक संगठित पंचायती राज को जो है स्थापित करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ जो उसको एक प्रैक्टिकल फॉर्म दे रही है। आगे हम देखते हैं और क्या इसमें प्रावधान थे या और कुछ क्या विशेषताएं थी 73rd अमेंडमेंट एक्ट की। आगे हम ये देखते हैं कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कुछ और क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग, जैसे कि हमने देखा कि कुछ समितियों में जो है राज्य निर्वाचन कहीं ना कहीं एक इलेक्शन कमीशन की मांग की जा रही थी कि आपको जो है एक इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? देखिए, क्योंकि इलेक्शन करवाने के लिए एक कहीं ना कहीं निष्पक्ष तौर पर, ठीक है, और शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन करवाना, नॉमिनेशन करवाना, चुनाव चिन्ह वितरित करना, ये सारे काम कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। तो एक राज्य निर्वाचन आयोग की भी यहाँ पे स्थापना या एक प्रावधान किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और इसका जो अध्यक्ष होता था, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? राज्यपाल के द्वारा। आपने ये सब चीज़ें ऐसे याद रखनी है। देखिए, क्योंकि क्वेश्चन पता कैसे आता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आप ये बताइए कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के विषय में कौन सी चीज़ें इसमें से गलत है या कौन सी चीज़ें सही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हाँ जी, इसमें जो है राज्य निर्वाचन आयोग का भी प्रावधान किया गया है फेयर इलेक्शंस के लिए, ठीक है। और उसका जो अध्यक्ष था, उसकी नियुक्ति कौन करता था? राज्यपाल, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष था, ठीक है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। लेकिन इसको अगर मान लो पद से हटाना हो, तो जैसे कि एक हाई कोर्ट के जो जज को हटाया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल उसी प्रोसेस के तरह ही इसके अध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि देखिए अब हाई कोर्ट के जजेस को तो राष्ट्रपति भी हटा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सम अदर जस्टिस, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल भी इसको वैसे ही हटा सकता है, ठीक है। राज्यपाल इसको नियुक्त कर सकता है, लेकिन इसको हटाने का वो प्रोसेस अलग है, ठीक है। अब विवादों का निपटारा कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। इलेक्शन से संबंधित जो भी विवाद अगर खड़े हो जाएँ तो उसका निपटारा हाई कोर्ट यहाँ पे करेगा। और प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई कि जो भी 3 स्तरों की हमने बात की है, 3 लेवल्स, जिसमें विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो तीनों पे जो है मेंबर्स, जो मेंबर होंगे उनके, ठीक है, उनका प्रत्यक्ष चुनाव होगा। लेकिन उनके जो चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, देखिए विलेज लेवल पे जो चेयरपर्सन होगा, ठीक है, उसकी नियुक्ति की यहाँ पे बात नहीं की गई, क्योंकि जो चेयरपर्सन होगा, ठीक है, विलेज लेवल का, वो वैसे ही इलेक्ट किया जाएगा जैसा राज्य की विधानसभाओं के द्वारा ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, उनको जो है इनडायरेक्टली चुना जाएगा या उनके मेंबर्स के बीच में से ही चुना जाएगा, ठीक है। योग्यताएं, अगर हम योग्यताएं देखें तो यहाँ पे योग्यताएं भी निर्धारित की गई कि 21 वर्ष की आयु वाला हर इंसान जो है वहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं ना कहीं एलिजिबल होगा, ठीक है। वो राज्य की विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के योग्य होना चाहिए या विधानमंडल का इलेक्शन लड़ने योग्य होना चाहिए, ठीक है। ये योग्यता की बात की गई है। ग्राम सभा की बात की गई, ठीक है। ग्राम सभा की यहाँ पे व्यवस्था की गई है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। ग्राम सभा क्या है? विलेज में कहीं ना कहीं पंचायत का एक मेन फाउंडेशन है ग्राम सभा, ठीक है। और हर वो मेंबर जो 18 साल की आयु पूरी कर चुका है और वोटर लिस्ट में उसका नाम आ चुका है, वो हर मेंबर जो ग्राम सभा का एक सदस्य है, ठीक है। रिजर्वेशन की बात की गई है इस एक्ट के द्वारा, देखिए, जिसमें SC/ST के लिए रिजर्वेशन और 1/3 रिजर्वेशन किसके लिए? विमेंस के लिए। तो देखिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि वुमेंस के लिए 1/3 रिजर्वेशन दी गई है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और इसका जिक्र कहाँ है? आर्टिकल 243D में, ठीक है। टर्म की बात की गई कि टर्म क्या होनी चाहिए पंचायत की, तो 5 ईयर टर्म होनी चाहिए। अगर मान लो 5 साल से पहले विघटन हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करने पड़ते हैं। और अगर मान लो कार्यकाल वैसे ही 6 महीने से कम बचा हो तो क्या होगा? इलेक्शन जो है फ्रेश होंगे, ठीक है, अगले 5 साल के लिए इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि 2 या 3 साल ही अभी तक पंचायत के कार्यकाल को हुए थे और इलेक्शन आपके दोबारा करवाने पड़े, क्योंकि विघटन हो गया पंचायत का, तो उस वक्त जो इलेक्शन होगा वो बचे हुए समय के लिए होगा, ना कि पूरे 5 साल के लिए, ठीक है। क्योंकि पंचायत के इलेक्शन जो है एक ही बार में सब जगह पे होते हैं, ठीक है, सभी तरह की पंचायतों के लिए। इसके कोई बीच में जैसे कोई नए टर्म के लिए इसके इलेक्शन नहीं होते। बार बार एग्ज़ाम आ रहा है मुँह पे, तो ये चीज़ आपको याद रखना, समझना, ठीक है। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, एक जो है राज्य वित्त आयोग की भी यहाँ पे बात की गई है कि राज्य वित्त आयोग की कहीं ना कहीं व्यवस्था की बात की गई है कि जो राज्यपाल है, ठीक है, हर 5 साल के बाद वो एक स्टेट फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति करेगा, ताकि वो कहीं ना कहीं जो आपका पंचायत है, ठीक है, उसकी जो एक इकोनॉमिक कंडीशन है या सिचुएशन है उसको एनालाइज कर सके, ठीक है, पंचायतों को अनुदान राशि दे सके, ठीक है, पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है उसमें सुधार कर सके। तो ये चीज़ आगे हम देखते हैं।
नेक्स्ट है ग्राम सभा के कार्य। देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ग्राम सभा का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राम सभा के कार्य क्या हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा ग्राम सभा का कार्य है या कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये आपने ऐसे ही अपने नोट्स पे नोट कर लेना और एक दो बार रिवाइज करिए, आपको ये सब चीज़ें अंडरस्टूड हो जाएंगी, ठीक है। वार्षिक लेखा परीक्षण की रिपोर्ट की जाँच करना, करों पर विचार करना, मीन जो टैक्सेस हैं, ठीक है, कि अगर पुराने टैक्स हैं या नए टैक्स लगाने हैं तो उन पे जो है विचार कौन कर सकता है, ग्राम सभा कर सकती है। योजनाओं का चयन करना कि किन योजनाओं का लाभ जो है किनको हमने देना है, किन योजनाओं को हमने कहाँ पे हमने शुरू करना है, ठीक है। तो ये सब काम भी कौन देखता है, ग्राम सभा। गाँव में वयस्क शिक्षा व परिवार कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना, ठीक है। तो इस तरह के कार्यक्रम आप जो चला सकते हो जिससे जो परिवार का कल्याण हो या परिवारों का कल्याण हो, गाँव के परिवारों का कल्याण, ठीक है। तो ये काम भी किसका है, ग्राम सभा का कार्य है। अंशदान देना, एक सामुदायिक विकास के लिए, एक सामुदायिक भले के लिए, सामुदायिक कल्याण के लिए आप जो है अंशदान दे सकते हो, डोनेशन दे सकते हो। विकास योजनाओं में सहायता प्रदान करना, जो भी डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ बनाई गई है उसमें आप जो है हेल्प कर सकते हो, आपका काम है, ये ग्राम सभा का काम है, ठीक है, हेल्प करना। वर्तमान योजनाओं की समीक्षा, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में जो आपकी पॉलिसीज़ चली हैं, ठीक है, आप जो उनकी समीक्षा कर सकते हो या उनका आप एनालिसिस कर सकते हो। आय व्यय का स्पष्टीकरण मांगना, ठीक है, कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है और जितनी भी इनकम हुई है उन सब की आप स्पष्टीकरण एक मांग सकते हो आपसे, ठीक है। ये ग्राम सभा का कार्य है पंचायतों में। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राम पंचायत के कार्य, ठीक है। अभी हमने ग्राम सभा के कार्यों की तो बात कर ली, लेकिन ग्राम पंचायत के क्या कार्य बनते हैं, आप इन चीज़ों को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है कि ग्राम पंचायत के अंडर क्या क्या कार्य आते हैं, ठीक है। तो देखिए सार्वजनिक कुओं या तालाबों या जलाशयों का निर्माण करना, ठीक है। सार्वजनिक मीन्स पब्लिक, पब्लिक वो सभी के लिए होंगे, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं होंगे, बल्कि आपके पंचायत के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं, नॉट ओनली पंचायत बल्कि जो भी हैं वो सार्वजनिक है, ठीक है, पब्लिक के लिए वो, ठीक है। तो ऐसे कुओं या जलाशयों का निर्माण करना। दूसरा सार्वजनिक मार्गों का, ठीक है, मार्गों का निर्माण करना, जो भी आप जैसे शौचालय होते हैं, नालियाँ होती है, ग्राम पंचायत की सड़कें होती है, ठीक है, जो छोटी छोटी पुलियाँ होती है, ठीक है, उस तरह के सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक, तो वो जो है ग्राम पंचायत के कार्य हैं, ठीक है, कि उन सब चीज़ों को जो मेंटेन करके रखे, ठीक है। नेक्स्ट है पशुओं व उनकी नस्ल का कहीं ना कहीं सुधार करना, ठीक है, तो ये भी ग्राम पंचायत का कार्य माना जाता है। मार्गों में प्रकाश की व्यवस्था, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, ज़्यादातर लाइट्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है, रात में अंधेरे की बड़ी समस्या होती है, तो ये ग्राम पंचायत का कार्य बनता है, जो कि काफ़ी अनिवार्य कार्य है कि आप अपने सड़कों में, अपने गांव की सड़कों में जो भी कच्ची गलियां हैं, आप वहां पे कम से कम प्रकाश की व्यवस्था कीजिए, रोशनी की व्यवस्था कीजिए, ठीक है। कृषि का विकास कीजिए, जो भी आप पॉलिसीज़ या जो भी योजनाएं आप कृषि के लिए बना सकते हैं ग्राम पंचायत के माध्यम से, मतलब आप जो है कृषि के विकास के लिए भी इनिशिएट ले सकते हो, अच्छी किस्म के बीज दे सकते हो, अच्छी तकनीक के बीज दे सकते हो आप किसानों को, ठीक है। इस तरह से ग्राम पंचायत के कार्य बनते हैं। जन्म मृत्यु विवाह का पंजीकरण करना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना, जन्म मृत्यु और विवाह के समय जो है पंजीकरण किया जाता है, तो ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है। लघु सिंचाई साधनों का निर्माण, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे आप साधनों का निर्माण कीजिए जो कहीं ना कहीं सिंचाई के काम आए, ठीक है। और टीकाकरण करवाना, टीकाकरण मीन्स इंजेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से पंचायत का ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य बनता है कि अपनी पंचायत में वो जो टीकाकरण करवाएं लोगों को या बच्चों को, ठीक है, जिस तरह से भी, जैसे पल्स पोलियो होता है, ठीक है। तो ये सारा प्रबंध कौन करता है, पंचायत के द्वारा किया जाता है कहीं ना कहीं। सार्वजनिक भूमि का प्रबंध करना, तो ये सारे काम जो है ग्राम पंचायत के अनिवार्य काम है, ठीक है। अब इच्छुक कार्य या ऐच्छिक कार्य क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था करना या खेल स्थल जैसे पुस्तकालय या पार्क वगैरह, ठीक है। अगर पंचायत चाहे या पंचायत के पास एक डिमांड की जाए कि हमें कोई एक ऐसा प्लेग्राउंड चाहिए, ठीक है, क्रिकेट खेलने के लिए, तो ये पंचायत की वेल पे डिपेंड करता है। अगर पंचायत चाहे तो वो कर भी सकती है, अगर ना चाहे तो ये ज़रूरी नहीं है पंचायत के लिए करना, पर ये जो कंपलसरी कार्य है ये पंचायत को करने चाहिए, ठीक है। आगे हम कुछ और चीज़ें देखते हैं पंचायत से रिलेटेड चीज़ें। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए पेसा एक्ट, ठीक है। पेसा मीन्स पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट, ठीक है। 1994 में एक कमेटी बनी थी दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आता है जो पेसा एक्ट था वो कब बना था या किसकी अध्यक्षता में बना था। तो आपने ये याद रखना कि पेसा एक्ट जो 1994 में बना था और 1996 में ये लागू भी हुआ था, ठीक है। तो दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में ये एक समिति बनी थी जिसने ये सुझाव दिया था कि एक एक्ट बनाया जाए पेसा एक्ट, जिसको पेसा एक्ट कहा गया, ठीक है। ये एक्ट किसके लिए था, देखिए पंचायतों का विस्तार करो आप, कहाँ के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों में,
ठीक है, जो भी शेड्यूल 5 जो 5वीं अनुसूची है, ठीक है, हमारे संविधान की, जिसमें बात की गई है स्पेशल प्रोविज़न फॉर शेड्यूल एरियाज़ और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है, जो जनजातीय और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की बात की गई हमारे संविधान की अनुसूची 5 में। तो वो जो क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ पे जो 93rd अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा ये लाया गया है, ये वहाँ पे लागू नहीं होता। तो वहाँ के लिए भी पंचायतों का कहीं ना कहीं विस्तार होना चाहिए, वहाँ पर भी पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी पर्पज़ से जो दिलीप सिंह भूरिया की समिति ने ये एक रिकमेंडेशन दी थी और उनकी रिकमेंडेशन पे ही ये एक्ट लाया गया, जिसमें ऐसा किया गया कि ये जो स्टेट्स थे जो 5th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिनको हम कहीं ना कहीं अनुसूचित या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे इस एक्ट को जो है लागू किया गया, ठीक है। अब देखिए, मुख्यतः जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी बात की कि 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए था ये, ठीक है। अब 5वीं अनुसूची में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं या कितने स्टेट्स आते हैं? प्रेजेंटली इसमें जो है 10 राज्य आते हैं, ठीक है। 5th शेड्यूल एरियाज़ हैं जो 10 राज्य हैं। मैं एक छोटा सा निमोनिक्स बनाया है, आप देखिए इसको, आपको थोड़ा फ़नी भी लग सकता है लेकिन याद करने के लिए अच्छा है। निमोनिक है, आप तो छा गए, आप तो छा गए, रोज़ हिमाचल में मिलते हो, ठीक है। देखिए, आप से आप ए ले लीजिए, जो जो भी मैंने अंडरलाइन किया आपने सिर्फ उनको लेना है और उनसे एक राज्य का नाम बनता है, ठीक है। आप में से ए ले लिया, बन गया आंध्र प्रदेश। तो में से टी ले लिया, बन गया तेलंगाना। छ में से छत्तीसगढ़, ठीक है। गए में से गुजरात, जी ले लिया। रोज़ का तीनों आएगा, ROZ, ठीक है। आर मीन्स राजस्थान, ओ मीन्स ओडिशा एंड जे फॉर झारखंड। और हिमाचल, मैं का एम आ गया, मैं मीन्स मध्य प्रदेश एंड लास्ट वाला जो मिलते, ठीक है, तो मिलते का एम ले लो आप, वहाँ से बन गया आपका महाराष्ट्र। आप तो छा गए, रोज़ हिमाचल में मिलते हो, मीन्स जो भी हिमाचल में आता है वो छा जाता है। हिमाचल एक राज्य ही ऐसा है, स्टेट ही ऐसा है, हमारा बहुत प्यारा स्टेट है हमारे देश का। तो ये छोटा सा बहुत फ़नी सा निमोनिक है, यहाँ से आपको ये याद रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और आ सकता है आपको किसी भी तरह से एग्ज़ाम में कि शेड्यूल एरिया या जो 5th आपकी जो शेड्यूल है, 5वीं अनुसूची है, उसमें कितने राज्य आते हैं, है ना। शेड्यूल एरिया में कितने राज्य आते हैं, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 10 तरह के राज्य आते हैं और कौन कौन से हैं। आप तो छा गए, रोज़ हिमाचल में मिलते हो, ठीक है। अब देखिए, इन राज्यों में जो है इस एक्ट को लाया गया, ठीक है। खासकर इस एक्ट को जब लाया गया तो खासकर इन राज्यों के जो भी ग्रामीण क्षेत्र थे, उन ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई, ठीक है। क्योंकि वहाँ की अपनी कल्चर है, अपना कल्चर है, अपनी एक संस्कृति है, वो चीज़ें प्रिवेल हो सकें, ठीक है। वो यहाँ पे ये प्रावधान किया गया कि गाँव की जो ग्राम सभाएं होंगी, उन्हीं गाँव की जो पंचायतें होंगी, उन पंचायतों की जो ग्राम सभाएं होंगी, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावर दी गई है कि आप जो कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने लिए, आप अपने हिसाब से, आप अपने कल्चर, अपने संस्कृति के हिसाब से आप जो लॉज या आप पॉलिसीज़ बना सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक बात। दूसरा, अगर उन लोगों में कोई विवाद खड़ा होता है, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का विवाद हो सकता है, तो उन विवादों का निपटारा भी वो स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी उनको शक्ति दी गई, ग्राम सभा को दी गई। इन एरियाज़ के गाँव में, उनके गाँव की पंचायतों में ग्राम सभाओं को ये पावर दी गई कि आप जो अपने विवादों का निपटारा अपने लेवल पर, अपने स्तर पर खुद कर सकते हो, ठीक है। अपने संसाधनों का संरक्षण आप कर सकते हो, अपनी संस्कृति का संरक्षण आप कर सकते हो। ये बात हो गई। दूसरा, इसी कानून के तहत ये भी प्रावधान किया कि जो भी आपके समाज के आर्थिक विकास के लिए, ठीक है, जो भी आपके विकास के नज़रिए से जो भी प्लान बनाया जाएगा, जो भी योजना लाई जाएगी, उस पर अंतिम सहमति आपकी होगी, ठीक है। अगर आप सहमत हैं उस चीज़ से, तभी वो इम्प्लीमेंट हो सकती है वहाँ पे, राइट। एक खास बात ये भी थी, देखिए, आधी सीटें जो जनजातीय लोगों के लिए आरक्षित होंगी, ठीक है। तो इन क्षेत्रों की जो ग्राम पंचायतें होंगी, उसमें कम से कम आधी सीटें जो है वो जनजातीय लोगों के लिए वहाँ पे आरक्षित की जाएंगी। इवन कि ग्राम सभाओं तथा पंचायतों में से परामर्श लिया जाएगा। अगर वहाँ पे किसी भी तरह से कोई, मान लीजिए कोई भूमि खनन करना है, ठीक है, या कोई अधिग्रहण करना हो, ठीक है, तो वहाँ की लोकल पंचायतों से पहले परामर्श लिया जाएगा, ग्राम सभाओं से पहले परामर्श लिया जाएगा। मान लीजिए ऐसे एरियाज़ में कहीं पे अगर पावर प्रोजेक्ट्स का काम चलता है, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले जो पंचायत की तरफ से नॉन ऑब्जेक्शनेबल सर्टिफिकेट, ठीक है, जो NOC होती है, ठीक है, उसको जो है वहाँ पे
लिया जाता है, ठीक है, तो भी पंचायतों की तरफ से ही वो प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर पंचायतों से वहाँ पे अगर उन चीज़ों को अगर अलाउ नहीं किया जा सकता तो वहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी काम नहीं चलाया जा सकता। तो इतनी यहाँ पे इनको पावर दी गई है। दूसरा, पंचायतों को ऋण व्यवस्था नियंत्रित करने की भी शक्ति दी गई है, ठीक है। तो इस कानून के तहत कहीं ना कहीं प्राथमिकता किसको दी गई है? पंचायतों को प्राथमिकता दी है, ग्राम सभाओं को प्राथमिकता दी गई है कि वहाँ पे अगर ऋण है, ठीक है, तो जो भी ऋण की व्यवस्था है उसको नियंत्रित करने की शक्ति भी इनको दी गई है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें महिलाओं के आरक्षण की भी बात की गई है। तो ये कुछ खास इम्पॉर्टेंट है पेसा एक्ट के बारे में, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें आपको और याद रखनी है, जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, कभी आया था, या इसमें किन एरियाज़ को लेकर प्रावधान किया गया था, ठीक है। यह जो पेसा एक्ट है ये किस एरिया के लिए था, ठीक है। तो 5th शेड्यूल के जो भी एरियाज़ हैं, ठीक है, जो हमारी 5वीं सूची है उसमें जिन जिन राज्यों का जिक्र किया गया है, जिन जिन शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब्स का जिक्र किया गया है, वहाँ पे पेसा एक्ट जो है लागू होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे म्यूनिसिपैलिटीज़ की, और पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज़ से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं उन सारे सबको हम डिस्कस करेंगे। पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटी को जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन सब पे हम बात करेंगे विस्तार से। तो आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बाकी कमेंट और लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।